नमस्कार। देशज के खास आयोजन गल्प गोई में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं हिंदी की कथाकार क्षमा शर्मा। क्षमा मैम का 17 बाल उपन्यास प्रकाशित है। इसके अलावा बच्चों के लिए 14 कहानी संग्रह भी। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि वे एक साथ बच्चों के लिए भी लिखती हैं और वयस्कों के लिए भी। विश्व की 20 क्लासिक बाल कथाओं का उन्होंने हिंदी में तर्जुमा किया है। इसके अलावा इनके 10 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, 4 उपन्यास छप चुका है इनका और विमर्शों की 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। गांव की बेटी टेलीफिल्म इन्होंने लिखी है और इनकी एक कहानी रास्ता छोड़ो डार्लिंग पर दूरदर्शन ने फिल्म बनाई है। अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित आज की मेहमान कथाकार क्षमा शर्मा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको कहानी पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। क्षमा मैम। ये नेम प्लेट संकलन में छपी थी। ये कहानी संकलन 2006 में प्रकाशित हुआ राजकमल से। कहानी का शीर्षक है अगली सदी में एक लड़की। इतने वर्षों में पहली बार नाथू के सामने वाले फ्लोरिस्ट के पास एक भी फूल नहीं बचा था। वो नीचे उतरकर साथ खड़े आदमी से कुछ बातें कर रहा था और हंस रहा था। उसकी पल पल की हंसी में पूरे दिन की कमाई कुछ ही घंटों में कर लेने का भी कुछ हाथ था। अब इस वक्त चाहे किसी बच्चे का जन्मदिन, किसी की मैरिज एनिवर्सरी या कोई और सफलता हो, यहाँ एक भी फूल नहीं मिल सकता। फूल न मिल पाने की निराशा क्या इस आदमी की खिलखिलाहट से कुछ कमतर होती? मैंने घड़ी देखी, 3 बजने में 10 मिनट थे। वो आती होगी। चलूं अंदर ही बैठ जाऊं, यहाँ खड़े खड़े पैर थकाने से क्या फायदा। बुढ़ापे का सबसे पहला पता पैर ही देते हैं। लेकिन अंदर बैठी हुई मैं कहीं उसे नहीं देख सकी तो हो सकता है वो वापस ही लौट जाए तब। नहीं, मुझे यहीं खड़े रहना चाहिए। यहाँ आते आते एक के बाद एक कितने वर्ष बीत गए, लेकिन सही मायने में इस सड़क से अभी तक ठीक ठीक जान पहचान नहीं हो पाई है। इसकी गलियां कहाँ से कहाँ तक मुड़ जाती हैं, ठीक से पता नहीं। हाँ, इसके दोनों ओर लगे अमलतास और गुलमोहर के बूढ़े पेड़ इसके उम्र जितने पुराने होने का पता अवश्य देते हैं। हो सकता है मुझसे पहले, उससे भी पहले, वर्षों पहले न जाने कितनों ने अपनी उम्र के बीत जाने का एहसास इसी तरह से किया हो। सारे युवा कितनी उमंग और जोर से भरे होते हैं और लड़कियां, उनकी खिलखिलाहट का कोई अंत नहीं होता। क्या अपने जीवन के सारे दुखों को वे इस खिलखिलाहट के जरिए बटोर कर बाहर फेंक देते हैं? वे कितनी देर तक हंसते रह सकते हैं? उस दिन बस में लड़कियों का एक झुंड अगले दरवाजे से चढ़ा था। वे एक के ऊपर एक गिरी जा रही थी और हंस रही थी। हंसने के लिए भी कैसी बातें। किसी के पर्स से पैसे नीचे गिरना, किसी की किताब के भीतर रुपए का न मिलना, किसी के हुक का दूसरों के कपड़ों में उलझना। सड़क के किनारे तक यमुना का पानी भरा था। वहां लगे छोटे पेड़ गर्दन तक पानी में डूबे थे। उफ, ये लड़कियां कितनी हंसती। फिर मुझे याद आया कि मैं भी तो कितना हंसती ही जाती थी। तब मेरी बहन चीखती थी, इस लड़की को तो कुछ पता ही नहीं चलता, हर बात पर हंसती है। एक उम्र के बाद लड़कियों की हंसी किस तरह से गुम हो जाती है और माथे पर सिवाय चिंता की लकीरों के कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने देखा, वो चली आ रही थी। उसने मुझे देख लिया था और उसकी चाल में तेजी आ गई थी। मुझे वहम हुआ कि वो जोर से हंसी। नहीं, वो हंसी नहीं थी, मुस्कुराई थी। लेकिन क्या पता मुस्कुराई भी न हो, मुझे ही वहम हुआ। कायदे से तो अपनी उम्र के हिसाब से उसे जोर से हंसना चाहिए था। मुझे देर तो नहीं हुई? आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? उसने पूछा। मैंने नहीं कहा और हम अंदर चले आए। जब से नाथू में चारों ओर शीशे लगे थे, वहां बैठना किसी मुसीबत से कम न था।
शीशों के डर से अक्सर हमारे मनोभाव सच्चे नहीं होते, वे बनावटी भी बने रहते थे। इसलिए मैंने एक ऐसी सीट चुनी जहाँ बीच में पिलर था, जो सामने लगे शीशे के बीच में दीवार बनकर खड़ा था। वेटर मेनू पकड़ा गया तो उसने कहा, बताइए क्या लेंगी? पहले आप बताइए। मैं मुझे तो यहाँ के छोले भटूरे बहुत पसंद है, उसने चहकते हुए कहा। ठीक है, मैं भी छोले भटूरे ही खा लूंगी। मुझे लगा बात अब शुरू कर देनी चाहिए। आपको पता ही है, अभी मैं बात शुरू ही कर रही थी तो उसने टोका, आप मुझे आप मत कहिए। नहीं, मुझे आप कहने की आदत है। दूसरों को सम्मान देने से ही सम्मान बढ़ता है। खैर, आपके मम्मी पापा हमारे यहाँ आए थे। मैं तो सोच रही थी कि आप भी होंगी। जो बातचीत हुई थी, उन्होंने कुछ बताया? हाँ, वे यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने ऐसी बातें आज तक नहीं सुनी। जैसे कि अब तक छोले भटूरे आ गए थे, हमने खाना शुरू किया तो फिर बोली, आपने उनसे कहा कि शादी के बाद हमें अलग रहना होगा, लेकिन क्यों? मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। ये निर्णय कोई आसान नहीं होता कि आप अपने ही बच्चे को दूर चले जाने को कहें, लेकिन साथ रहते ऐसी नौबत आ जाए कि कड़वाहट बढ़े, इससे अच्छा है कि पहले दिन से अलग रहना। मैंने हरी मिर्च काटी। वो अपने नाखूनों पर लगे घी को पोंछ रही थी, हालांकि पूरा खत्म होने तक घी बार बार लगता ही। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन आंटी, अगर हम अलग रहेंगे तो हम में से एक की तनख्वाह तो किराए में चली जाएगी। फिर मम्मी पापा से आपने कहा कि आप दहेज में कुछ नहीं लेना चाहती, तो मेरी और बकुल की जिंदगी तो घर बनाने में ही निकल जाएगी। लेकिन मैं दहेज को पूरी स्त्री जाति का अपमान मानती। एक रिश्ता जो खूबसूरत होते होते भौतिक सुख सुविधाओं के कारण लालच में बदल जाता है। आखिर लड़की के पैदा होते ही माता पिता क्यों उसके दहेज की चिंता में भूलने लगे? आपकी बात ठीक है। अक्सर लोग आदर्श की बातें दिखाने के लिए करते हैं, मगर मौका आते ही उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन मेरा कहना तो ये है कि दहेज तो वो होता है जो मांगा जाए। आप तो कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन अगर मेरे माता पिता दे सकते हैं और खुशी खुशी देना चाहते हैं तो आप क्यों मना कर देंगे? वैसे भी लड़की को उसके प्रॉपर्टी राइट्स तो मिलने ही चाहिए। ये इस दौर की लड़की बनी गई थी, एकदम कैलकुलेटेड, प्रैक्टिकल, जैसे अपना घर बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, जिसे दहेज की परिभाषा मालूम। तुम जो भी नहीं, आप जो भी कहें, मुझे विवाह में होने वाले इस दिखावे से घोर नफरत। घोड़ी, बैंड, जेवर, शराब, अश्लीलता से भरे नाच। इसलिए मैंने आपके माता पिता से कोर्ट या मंदिर में विवाह करने को कहा था। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा, वहां एक से एक भाव पहुंच रहे थे। आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन ये तो अपने विचारों को दूसरों पर लादना हुआ ना। मेरे मम्मी पापा को धूमधाम की शादी पसंद है। मुझे भी लगता है कि ये मौका जिंदगी में एक बार आता है, इसलिए मुझे भी वैसी ही दुल्हन बनना चाहिए। आखिर शादी के वक्त कुछ तो ग्लैमरस लगना चाहिए। सादगी अच्छी चीज है, मगर जरूरी नहीं कि वो सबको पसंद हो। उसके जीन्स, उसके कटे बाल, उसके बात करने का ढंग, कुछ भी तो उसके विचारों को पता नहीं देते थे। वो हर विचार को अपने पक्ष में लाने के लिए तर्क दे सकती थी, उन्हें उलट पुलट सकती थी। उसे वो मानना था जो उसका मन कहता था। चीजें आश्चर्यजनक रूप से बदल गई। चीजें बदल जाती हैं, हमें दिखाई नहीं देती, हमें वे ठहरी हुई लगती हैं, जबकि संसार में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं। नातू के सामने वाले अमलता, स्कूल मोड़ और इमली से अटी सड़क भी। कोई अच्छा विचार भी कैसे दम हो। उसने कहा कि वो रसमलाई खाना चाहती है। बेटा रसमलाई रख गया तो कहा, आंटी, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन अपनी बात सही तरह से रखना क्या बहुत बोलना है? और आपके सामने अपनी बात सही तरह से रखना मैं जरूरी समझती हूँ, जिससे कि गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही न रहे। मैं अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ सोच कर आई थी, उसे इस लड़की ने सिर के बल खड़ा कर दिया था। उसे स्त्री धन और प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में मालूम था। दहेज के प्रति उसके मन में कोई आदर्शवादी प्रतिरोध नहीं था। उसके अनुसार यदि माता पिता दे सकते हैं तो लेने में बुराई भी क्या है? लेकिन
जो माता पिता नहीं दे सकते उनके बारे में भला वो क्यों सोचे। तब मुझे क्या करना चाहिए? अपने ही बेटे के विवाह में शामिल नहीं होना चाहिए। और एक नया विवाद। बेटा अपनी पसंद से विवाह कर रहा है था तो पढ़ी लिखी माँ को देखो 4वीं सदी में जा पहुंची। जाति का विरोध, दहेज का विरोध सब दूसरों के लिए होता है। जब अपने ऊपर आ पड़ती है तो सब दकियानूसी बन मनु महाराज की शरण में चले जाते हैं। सच बात क्या किसी को पता चलेगी? या अपने ही बेटे बकुल से ये कह सकते हो कि तू इस लड़की से शादी मत। आज तक जिस चीज को बुरा कहती मानती आई हूँ कि अपनी बात दूसरे पर नहीं लादनी चाहिए, क्या खुद वही करूँ? क्यों करूँ? मेरी क्या मजबूरी? आज तक दहेज कम मिलने के कारण शादियां टूटती आई हैं। सदियों से लड़कियों ने अपने माता पिता की आर्थिक मजबूरी के कारण इतने कष्ट उठाए हैं। ये लड़की इस बात को क्यों नहीं समझती? एक लड़की चाहे तो दुनिया की बहुत सी लड़कियों के लिए रास्ता बना सकती है। देखो, मैं तुम्हारे कहीं आपके और बकुल के जीवन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, मगर अपने मम्मी पापा से कहो कि उनकी दी हुई एक भी चीज मेरे घर में न आए। ये समझौता तुम्हें करना ही होगा। मेरी आवाज थोड़ी तल्ख। मगर आंटी, ये तो आप मेरे माता पिता के साथ अन्याय कर रही हैं। वे लोग इतना खर्च भी करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने अपनी छोटी उंगली के नाखून काटते हुए कहा। जो भी हो, ये बात तो तुम्हें कहनी ही होगी। दूसरी बात जो मुझे जरूर कहनी चाहिए वो ये कि मुझे कभी अपनी माँ मत मानना। रिश्तों को हमेशा सही तरह से डिफाइन होना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ दिखावा है उसे तो हमें पहले दिन से ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जो सच नहीं है उसे मैं क्यों मानूं? जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है उसकी जगह भला मैं कैसे ले सकती हूँ? हम उठे तो दूर तक चले गए। शीशे में हमें अपनी छवियां दिखाई दी जिससे मैं बचना चाहती थी। खैर, उसने चलते हुए मुझे चूमा, बाय कहा और आगे बढ़ गई। अगली शाम बकुल घर लौटा तो नाराज था, बेहद नाराज। उसने कहा, तुम्हें पता है आज उन लोगों का फोन आया था दफ्तर में। उनका कहना है कि वे अपनी लड़की ऐसे लड़के से नहीं ब्याह सकते जिसकी माँ पागल हो। पागल? मेरा सिर चकरा गया। और क्या? फालतू के आदर्श उन लोगों के सामने गुजारती फिरोगी जो उन्हें समझ नहीं सकते तो लोग पागल ही कहेंगे। तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि कब किसके सामने क्या बात कहनी चाहिए। मुझे लगा सचमुच क्या लोग मेरी बात नहीं समझ सकते, या वाकई मैं कई सदी पहले पैदा हो गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने कहानी पढ़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कि देशज के दर्शकों श्रोताओं को आपकी कहानी पसंद आएगी और बहुत सारे लोग आपकी कहानी के किरदारों को अपने आसपास तलाशेंगे या उन्होंने देखा महसूस किया भी होगा। जिन बदलावों को आप रेखांकित कर रही थी अपनी कहानी में, वो भी हो सकता है बहुतों के जेहन में कौंध जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार। मैं आप सभी सुधी श्रोताओं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मन के विचार इस कहानी पर, आप अपनी टिप्पणी या आपके भीतर कोई सवाल आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। हम लोग अपनी कथाकार क्षमा शर्मा जी से आपके सवाल पूछेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।